हेलो फ्रेंड्स, आज हम एचपी टेट नवंबर 2022 के पेपर का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इवैल्यूएशन इज अ मूल्यांकन क्या है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इवैल्यूएशन क्या होती है। इवैल्यूएशन मीन्स वैल्यू, जजमेंट, मीन्स मूल्य निर्धारण। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कहीं जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, तो हम किसी चीज़ का क्या करते हैं, मूल्य निर्धारित करते हैं, किसकी कॉस्ट इतनी होगी। उसी प्रकार एजुकेशन में हम क्या करते हैं, बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। मीन्स उनका रैंक निर्धारित करते हैं, फर्स्ट, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ एटसेट्रा। इवैल्यूएशन में डाटा कलेक्ट किया जाता है कि बच्चों में कितनी लर्निंग हुई है और कितने ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों की जो वो अचीवमेंट हुई है, उसी को इवैल्यूएशन कहा जाता है। इवैल्यूएशन क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इवैल्यूएशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। उसके बाद इवैल्यूएशन जो होती है ये दो तरह की होती है। एफए, फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको बोलते हैं, और एसए। एसए मीन्स समेटिव असेसमेंट। तो हमें पता है फॉर्मेटिव असेसमेंट की वेटेज कितनी होती है, इसकी वेटेज होती है 40%, और जो समेटिव असेसमेंट होती है इसकी वेटेज होती है 60%। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ये साल में 4 बार होती है, और जो समेटिव असेसमेंट है ये साल में 2 बार होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, उनको फीडबैक दी जाती है, और समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, इसमें जो है वो बच्चों को फीडबैक नहीं दी जाती, बल्कि लास्ट में क्या किया जाता है, रिजल्ट निकाला जाता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ये कैसी है, ये क्वालिटी को बताती है, मतलब जो गुण होते हैं बच्चों को बताती है। और जो समेटिव असेसमेंट है ये क्या बताती है, ये क्वांटिटी बताती है। मतलब कि क्वांटिटी मीन्स मात्रा, कि बच्चों के जो है वो कितने मार्क्स आए हैं, बच्चों का कौन सा रैंक आया है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, इवैल्यूएशन क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ। इवैल्यूएशन क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 distinct stages of children's intellectual development are identified by। तो बच्चों की जो 4 इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस थी वो किसके द्वारा दी गई थी, वो दी गई थी जीन पियाजे के द्वारा। तो इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो थी वो जीन पियाजे ने दी थी, जिसमें इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस की बात करी थी। नंबर 1 सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 to 2 ईयर थी। उसके बाद सेकंड थी प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 to 7 ईयर थी। देन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो थी 7 to 11 ईयर। और लास्ट थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 to एबव। तो जीन पियाजे ने बच्चों को क्या बोला था, लिटिल साइंटिस्ट भी बोला था। इस क्वेश्चन को हम डिटेल में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग अ मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शन विदाउट रीइंफोर्समेंट इज कॉल्ड। जब कोई बच्चा किसी मॉडल को ऑब्जर्व करके और इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करके सीखता है तो उसको क्या बोला जाता है, सोशल लर्निंग। तो सोशल लर्निंग थ्योरी जो थी वो किसने दी थी, सोशल लर्निंग थ्योरी जो थी वो एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। इस क्वेश्चन को भी हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एल्बर्ट बंडूरा ने क्या बोला था कि बच्चे जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट में कैसे सीखते हैं, बाय ऑब्जर्विंग और बाय इमिटेटिंग। दूसरों को ऑब्जर्व करके और उनकी नकल करके सीखते हैं। तो एल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, को उन्होंने नाम दिया था बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। तो ये हम अपनी पहली या फिर सेकंड वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, एल्बर्ट बंडूरा ने, जिसमें इन्होंने क्या किया था, एक बच्चों का ग्रुप लिया था जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, और अलग अलग ग्रुप को जो वो अलग अलग तरह की मूवीज दिखाई गई थी। और बाद में उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जिस
ग्रुप को जिस टाइप की मूवी दिखाई गई है उन बच्चों का बिहेवियर जो था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसी उनको मूवी दिखाई गई। तो सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? एल्बर्ट बंडूरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साइकोलॉजी केस स्टडी आर यूज। साइकोलॉजी में केस स्टडी का यूज किस लिए किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है टू ड्रा जर्नल कंक्लूजन अबाउट द बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम बीमार होते हैं तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या जानने की कोशिश करता है? हमारे सिम्टम जानने की कोशिश करता है कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमारी कोई केस हिस्ट्री तो नहीं है, हमें कोई पहले की बीमारी तो नहीं है, तो उससे उसको आइडिया लगता है कि किस तरह की बीमारी होगी। उसी तरह एजुकेशन में, साइकोलॉजी में एक बच्चे की जब केस स्टडी की जाती है तो उसमें उसके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है कि बच्चे का बिहेवियर जो है वो कैसा है। उससे जो है वो कंक्लूजन निकाले जाते हैं कि बच्चे को किस तरह की एजुकेशन देना जो है वो जरूरी है। नेक्स्ट है, साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ। तो साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है किसकी? तो ये स्टडी है माइंड एंड बिहेवियर की। तो इसी पेपर के जो फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि साइकोलॉजी को सबसे पहले क्या बोला गया? स्टडी ऑफ साउल बोला गया। उसके बाद इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया। उसके बाद साइकोलॉजी को बोला गया स्टडी ऑफ माइंड। फिर इसको बोला गया स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। और उसके बाद इसको बोला गया स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? साइकोलॉजी को क्या बोला गया? स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डिवेल्प इन दिस स्टेज। तो ये जो फीलिंग थी शेम और प्राइड की, ये कौन सी स्टेज में डिवेल्प होती हैं? तो ये डिवेल्प होती हैं चाइल्डहुड स्टेज में। एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस थ्योरी से किसी न किसी पेपर में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसमें इन्होंने दी थी 8 स्टेजेस दी थी कि कोई भी पर्सन है वो अपनी पूरी लाइफ में जो है वो इन 8 स्टेजेस से होकर गुजरता है। तो उसमें अलग अलग दिया था इन्होंने कि हर एक स्टेज में अलग अलग कन्फ्लिक्ट्स या फिर अलग अलग स्ट्रेंथ जो है वो पैदा होती हैं। तो कौन सी स्टेज में कौन से स्ट्रेंथ या कौन सा कन्फ्लिक्ट पैदा होता है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके लिए जो मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन इंक्लूड्स। जो कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है वो इंक्लूड करती है स्कोलास्टिक अचीवमेंट, को स्कोलास्टिक अचीवमेंट या फिर बोथ। तो इसमें आएगा बोथ, ए एंड बी। कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में स्कोलास्टिक अचीवमेंट भी आती हैं और को स्कोलास्टिक अचीवमेंट भी आती हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है ये कब अस्तित्व में आया था? तो ये 1 अप्रैल 2010 को जो है वो इसको लॉन्च किया गया था। इसमें जो है वो क्या दिया गया था? फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने इवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन किया था। फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो वो 40% वेटेज होती है, दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं। और समेटिव असेसमेंट में जो वो 60% वेटेज होती है। इसमें क्या देखा जाता है? इसमें क्वालिटी को देखा जाता है और इसमें किसको मेजर किया जाता है? क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। और ये किसके अंडर आया था? ये आया था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंडर जो है वो ये आता है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है, विच इज मोस्ट एसेंशियल फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या चीज़ है? तो लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक जो है वो क्या है? डिज़ायर टू लर्न, सीखने की इच्छा। अगर हम में सीखने की इच्छा नहीं है तो हमें ज़बरदस्ती कोई भी नहीं सिखा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमने बताना कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट है,
हु इज़ एफिशिएंट इन हिज वर्क इज़ मेंटली हेल्दी। जो अपने काम में एफिशिएंट है, कुशल है, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो मेंटली क्या है, हेल्दी है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है। हमने कौन सी बतानी है, गलत स्टेटमेंट बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड कॉजेज एबनॉर्मल मेंटल हेल्थ। जब हम किसी बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, बच्चे की जो मेंटल हेल्थ होती है वो क्या हो जाती है, असामान्य हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है। तो ये भी क्या है, ये ट्रू है। जब हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी बच्चे को हर काम करने से मना करते हैं कि ये चीज़ नहीं करनी है, ऐसे नहीं करना है, तुम्हें चोट लग जाएगी, तो वो क्या कर रहे हैं, हम बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इससे बच्चा क्या होगा, अपने डिसीजन जो है वो नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट है, टू मच कंपटीशन इन स्कूल कॉज बेटर मेंटल हेल्थ। अगर स्कूल में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो इससे बच्चे की क्या होगी, मेंटल हेल्थ क्या होगी, स्ट्रोंग होगी या फिर बेटर होगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, द टीचर हु फील्स इनसिक्योर इन हैविंग पुअर मेंटल हेल्थ। अगर कोई टीचर अपने बच्चों के सामने या फिर क्लास में इनसिक्योर फील करता है तो उसकी क्या है, उसकी पुअर मेंटल हेल्थ है। तो ये भी सही है कि अगर कोई टीचर अपनी क्लास में बच्चों के सामने इनसिक्योर फील कर रहा है तो उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो क्या है, सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। अगर स्कूल में बहुत ज़्यादा बच्चों के बीच बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा तो इससे उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी नहीं होगी, बल्कि क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। बच्चे जो है वो बहुत स्ट्रेस फील करेंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो ना था इसका कि गलत स्टेटमेंट कौन सी है, तो वो कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, a teacher should make an attempt to understand the potentialities of his student. Which of the following field is related to this object? अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स की पोटेंशियलिटीज, उनकी क्षमताओं को समझने की कोशिश करता है तो वो कौन से ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, वो रिलेटेड है एजुकेशन साइकोलॉजी से। तो फ्रेंड्स ये था हमारा HP टैट नवंबर 2022 का पेपर, जो कि सारे के सारे आंसर जो वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग डिस्कस किए गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।